Hello everyone, how are you? I hope you all are good and healthy. साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय सामाजिक अध्ययन और उसका उप विषय अर्थशास्त्र, जिसका शीर्षक आज हम लेंगे वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। साथियों, प्रस्तुत करता रहेगा अशोक कुमार। इस शीर्षक भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। साथियों, अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां शीर्षक को समझने से पहले हम आपसे कुछ विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं। स्क्रीन पर देख करके आप अपने आप को जांचेंगे कि हम कितना जानते हैं इस शीर्षक के बारे में। प्रश्न संख्या 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, मार्शल, कीन्स, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। साथियों, सही उत्तर स्क्रीन पे आपके सामने है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एक प्रश्न और हम करेंगे। प्रश्न संख्या 2, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर आपके सामने है। 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। एक प्रश्न और भी है, जीडीपी का घटक नहीं है, कृषि, कर, उद्योग, सेवा। सही उत्तर आपके सामने है, उत्तर बी, कर जीडीपी का घटक नहीं है। साथियों, चुनौतियों पर जाने से पहले हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का व्यावहारिक अध्ययन ही अर्थव्यवस्था है, ना कि सैद्धांतिक। व्यावहारिक अध्ययन ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए एक मानव निर्मित संगठन है। जेके ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं तथा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अर्थ को भलीभांति समझ लिया था, तो इस वीडियो में हम इसको थोड़ा संक्षेप में ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जो कि आज का हमारा शीर्षक है। साथियों, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विशेषकर हमारे देश में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, जिनकी वजह से हमारी राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही, हम विकसित की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है गरीबी। अब गरीबी क्या होती है, इसको हम समझने के लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। अर्थात धन संपदा के अभाव को गरीबी या निर्धनता कहा जाता है। जब व्यक्ति जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो वह क्या होता है? गरीब। थोड़ा सा और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि गरीबी कहीं ना कहीं कुपोषण को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति की क्षमता में क्या आती है? गिरावट, और जो सभी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि हमारे बजट में आज भी गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है। जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया सरकार करा रही है, जिनसे हमारा भारत देश एक स्वस्थ एवं खुशहाल बन सके। कुल मिलाकर हम चुनौतियों की बात करें कि गरीबी आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि। साथियों, भली भांति आप इस बिंदु को पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर हम इस पे चर्चा करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी क्षेत्र में, ध्यान देने की बात है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। निश्चित स्तर के बाद निश्चित क्षेत्र पर लोगों की अधिक संख्या भी आर्थिक विकास में बाधक है। जनसंख्या वृद्धि
को इसमें हमने बताया कि जो सीमित क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, उस पर लोगों की आवश्यकता से अधिक संख्या का हो जाना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाई। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, जो कि जनसंख्या तथा आर्थिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के आकार, बनावट तथा कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, लेकिन क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। कहने का आशय है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। इसकी बढ़ती हुई आबादी ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। दूसरा हम कहना चाहें कि जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती गई। बेरोजगारी कहीं न कहीं युवाओं में असंतोष का कारण बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में कई प्रकार की हिंसक व अनैतिक घटनाओं का प्रसार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि से खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई और भी समस्याएं हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, गरीबी, आवास की समस्या, महंगाई, शहरी समस्याओं का बढ़ना आदि। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को इन सब समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगले बिंदु पे हम चलते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। और इसको निकालने का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या है कि जनसंख्या घनत्व प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है। कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है तो कहीं बहुत कम, और दोनों ही स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधा स्वरूप है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि हमारे देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का क्षेत्रफल तो कम है, किंतु यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ही ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व तो कम है, लेकिन और वहाँ जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार को इन शहरों में जन सुविधाएं मुहैया कराने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी हमारा खर्चा अधिक लगता है। नेक्स्ट, दूसरा हम इस पे बात करते हैं मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। साथियों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मालथस ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कि जनसंख्या को आत्म संयम अर्थात कृत्रिम संसाधनों द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था कि खाद्य सामग्री तो अंकगणितीय दर से बढ़ रही है तथा जनसंख्या है वो ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, जिससे बजट का एक बड़ा भाग आपदा प्रबंधन के लिए भी रखना पड़ सकता है। अगला बिंदु इसमें हम बात करते हैं बेरोजगारी। साथियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौजूदा दौर में हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारतीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भारत की सबसे गहन समस्या है। इससे कई अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहने का आशय बेरोजगारी का ही परिणाम क्या है? गरीबी है, निरक्षरता है, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्याएं हैं। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें कमाने की तो क्षमता है, इच्छा है, फिर भी उसको वैतनिक काम नहीं मिल पाता। और ये बेरोजगारी कई तरीके की होती है, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी आदि होती है कि परिवार में एक व्यक्ति तो काम कर रहा है और जो अन्य व्यक्ति है वो उनकी आमदनी को ही उपयोग में ले रहे हैं। तो ये भारत में बहुत ज़्यादा है कि कमाने वाले व्यक्ति कम है और खर्च करने वाले व्यक्ति अधिक है। तो अर्थव्यवस्था हमारी तभी विकसित की तरफ जाएगी जब प्रत्येक व्यक्ति कमाएगा, और भारत का प्रत्येक व्यक्ति अभी नहीं कमा पा रहा है। अगले बिंदु पे हम चलते हैं लिंग अनुपात। इसमें हम बात करें कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। भारत में किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है
वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के क्या होता है, प्रतिकूल। और इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा अधिक प्रचलित हो जाती है। और इन क्षेत्रों में स्त्रियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी हो जाती है, निम्न स्तर की। और कहीं न कहीं विकसित होते समाज के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है कि हमारे विकास के क्या मायने हैं। इसे हम विकास की क्या कहेंगे, विसंगति का नाम हम देंगे। और इसको दूर करने के लिए सरकार निरंतर नई नई योजनाएं तथा कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिससे लोगों में जागरूकता तथा चेतना का विकास हो सके और परिणाम स्वरूप लिंग अनुपात समान हो सके। तो साथियों, जो लिंग अनुपात बिंदु है, इसकी वजह से भी, ज्यादा अंतर होने से भी हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो रुका हुआ है। अगले बिंदु पे हम चलते हैं, जन्म दर एवं मृत्यु दर। अगर जन्म दर की हम बात करें तो प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, जन्म दर। और इसको निकालने के लिए सूत्र है, किसी वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या में उनमें जन्मे कुल बच्चों की संख्या का भाग दे दिया जाए और उसको 1000 से गुणा कर दिया जाए तो जन्म दर निकल आती है। दूसरा, अगर हम बात करें मृत्यु दर की, कि इसको कैसे निकाला जाता है, तो किसी वर्ष में मृत बच्चों की संख्या में उस वर्ष जीवित जन्मे कुल बच्चों की संख्या का भाग दे दिया जाए और उसको 1000 से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा, मृत्यु दर। तो हमारे देश का में जो जन्म दर और मृत्यु दर है, इसका भी काफी डिफरेंस है, जो कि दोनों ही घातक है। अर्थव्यवस्था को नीचे लाने में इनका योगदान है, तो हमें इसको भी संतुलन में लेके आना होगा। और अगले बिंदु पर हम चलते हैं, साक्षरता दर। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इसमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। और भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख तो सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। किसी भी देश के लिए शिक्षित व जागरूक नागरिक उसका महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार 75.3% तो पुरुष साक्षरता और 64.6% महिला साक्षरता रही। साथियों, इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि हमारे देश की जो साक्षरता दर का जो अंतर है वो भी काफी है, जो कि अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, संयुक्त परिवार। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि संयुक्त परिवार अर्थव्यवस्था के समक्ष कैसी चुनौती है, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार है उसमें इनकम करने वाले या कमाने वाले व्यक्ति तो कम होते हैं और उनकी आड़ में खर्च करने वाले व्यक्ति या खाने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, विकसित की तरफ हम जब तक नहीं जाएंगे, तब जब तक प्रत्येक व्यक्ति इनकम नहीं करेगा। और अगर परिवार विघटन हो तो कंधों पर जिम्मेदारी आती है, प्रत्येक व्यक्ति कमाने की राह पर चलता है और जब व्यक्ति कमाएंगे तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो निश्चित ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के समक्ष संयुक्त परिवार भी एक चुनौती का रूप ले रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कच्चे ईंधन का आयात। बहुत ही अच्छा बिंदु है ये कि हमारे देश में कच्चे ईंधन का अभाव है और कच्चा ईंधन अगर हम विदेशों से आयात करते हैं तो बदले में उनको पूंजी देनी होती है, जो कि हमारे देश से पूंजी बाहर चली जाती है और हमारी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ पाती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अगले बिंदु पर हम चलें, तकनीकी संसाधनों का अभाव। हमारे यहाँ कृषि को हम देखें या उद्योग धंधों को देखें तो इन कार्यों में लागत तो हमारी अधिक लगती है और उससे प्रोडक्शन उत्पादन कम होता है, यानी हमारा खर्चा तो अधिक लग जाता है और उत्पादन कम हो पाता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय तेजी से नहीं बढ़ पाती है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का कम होना।
साथियों, अब तक जितने भी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, राष्ट्रीय आय को कम करने के पीछे इन सब का हाथ है। और हमारी राष्ट्रीय आय जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं माना जाएगा, देश तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी के समतुल्य बिंदु है प्रति व्यक्ति आय का कम होना। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जब राष्ट्रीय आय कम रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप ही कम रहेगी। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो हमें इन दोनों बिंदुओं पर काम करने की आवश्यकता है। हमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, और जैसे ही हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय जब दोनों ही बढ़ेंगी तो निश्चित ही हम विकसित की श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, ये हमारा आज का था भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां। अब मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो में आपने सीखा है उससे आपकी समझ बनी होगी, और आप अपने आप को जांचें। आपके समक्ष 2 या 3 प्रश्न हम करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1870 में, 1872 में, 1874 में और 1876 में। सही उत्तर आपके समक्ष है। सही उत्तर बी है, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 2, विकास की दृष्टि से भारत एक देश है? विकसित, अल्पविकसित, विकासशील, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपके समक्ष है। उत्तर सी, विकासशील। 1006 से 12,235 डॉलर के बीच हम हैं। अंतिम प्रश्न, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5 और सही उत्तर आपके समक्ष है। ऑप्शन डी, उत्तर डी, 5। साथियों, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपके डीएलएड पाठ्यक्रम तक अर्थव्यवस्था को 3 ही भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन उच्च शिक्षा की तरफ हम जाते हैं तो अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अगर ऑप्शन 5 नहीं आता है तो आप सही उत्तर 3 को भी मान सकते हैं। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों पर हमने चर्चा की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स के पोर्शन से संबंधित हम लेकर के आएंगे, जिसको आप देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पुनः सभी का धन्यवाद।